बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में जून 28 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो रिजर्व सीट्स का फैसला है इसको डिस्कस करेंगे, जो कल सुप्रीम कोर्ट से आया और इसकी जो है वो गूंज काफी दूर तक सुनी जा रही है, तो उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का बजट पे इशू, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो डार साहब ने रूल आउट कर दिया जी कि भाई पाकिस्तान जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहा है। जो खतरा था कि भाई पाकिस्तान जो है वो कहीं पे इसराइल को तस्लीम तो नहीं करने जा रहा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ट्रायल लिटल समिट जो है वो हुआ था चाइना के अंदर, एक मीटिंग थी पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और चाइना की, तो उसके ऊपर जो है वो कुछ थोड़ा सा हमें एहसास हो रहा है कि इंडिया को कुछ जलन हुई है, तो इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट बात करेंगे जो ट्रम्प साहब है, उन्होंने फिर से एक और धमकी लगाई है कि भाई ईरान अगर जो है वापस आता है न्यूक्लियर एक्टिविटीज की तरफ तो हम ईरान को बम से मारेंगे। यानी सीधा मतलब ये है कि भाई एटम बम हम फेंकेंगे इसके ऊपर अगर आप बाज नहीं आते तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है सिलसिला जो है वो धमकियों का जारी है। जबकि दूसरी साइड से अली जो खamenei साहब हैं वो कह रहे हैं भाई हम अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को आगे जारी रखेंगे, उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज़ है वो क्या है जी, जो पीटीआई है अब उसकी जो उम्मीदें हैं वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि जो रिजर्व सीट्स का फैसला था जो वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो हमने देखा कि वो सारे का सारा जो है वो जो इत्तेहाद है या इत्तेहादी जो जमातें हैं हुकूमत की उनको मिल गई हैं और रिजर्व सीट्स, और पीटीआई को जो है वो सीट्स नहीं मिली। तो ये जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट में ये फैसला सुनाया। ठीक है, तो ये एक मेजर सेटबैक है इमरान खान के लिए या पीटीआई की पार्टी के लिए कि भाई जो 12 जजेस जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, ठीक है, उन्होंने जो फैसला है अपना ही फैसला जो उन्होंने जुलाई 2024 में दिया था, जिसमें उन्होंने फैसला किया था कि वो सीट्स जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पीटीआई के जो मेंबर्स हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था 2024 के इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो ऐसे में जो है वो सीट्स भी उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उनके अगेंस्ट था, तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला किया। लेकिन फिर जो है जो रात फैसला आया उसके अंदर जो है उन्होंने क्या कर दिया जी, उन्होंने वो जजमेंट अपनी वापस ले ली है। और उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वही ठीक फैसला है और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो डिजर्व नहीं करती, क्योंकि जब उसने उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्शंस नहीं लड़े गए तो एक्चुअली में जो है वो सीट्स भी वो डिजर्व नहीं करती। ठीक है, तो ये सारे का सारा मामला जो है वो हुआ है। और अब जो है वो 77 रिजर्व सीट्स हैं बेसिकली, जिसमें से 22 जो हैं वो नेशनल असेंबली की हैं। ठीक है, अब वो 22 सीट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी राइवल पार्टीज के अंदर, जिससे क्या होगा कि वो बूस्ट हो जाएंगी, उनके पास 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी और वो 27th अमेंडमेंट करें या 30th अमेंडमेंट करें या 35th अमेंडमेंट करें, यानी जो भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं एक्चुअली में, क्योंकि उनको फेवर होगा इसमें। ठीक है, तो गो के अब ये जो फैसला है सही है या गलत है ये तो एक्चुअली में अब हम इसके ऊपर आपको पता है बात नहीं कर सकते, लेकिन जो पीएमएलएन है उसको इसमें से 15 सीट्स मिलने के चांसेस हैं, पीपल्स पार्टी को 4 सीट्स, जमात इस्लामी जेएफ को जो है 3 सीट्स जो है उससे मिलने के चांसेस हैं। तो अब इनके पास जो हुकूमत है उसके पास 2/3 मेजोरिटी होगी, तो नेक्स्ट टाइम किसी को भी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू बाई करने की जरूरत नहीं है मेंबर्स को 70 से 80 करोड़ हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे देने का, तो वो आराम से पास कर सकते हैं कोई भी बिल। ठीक है, तो फिलहाल पीटीआई जो है वो उनके साथ बेसिकली जो भी हुआ, लेकिन जो है वो उनको नुकसान हुआ है इसका। तो ये जो जुडिशियल ड्रामा है या पॉलिटिकल जो फॉल आउट है उसको अगर हम देखते हैं तो बेसिकली आपने देखा कि 13 मेंबर्स में से एक जज पहले ही पीछे हो चुके थे, तो उसमें जो है सलाहुद्दीन साहब जो हैं वो पीछे हो गए, उन्होंने कहा भी मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। बाकी जजेस ने जो है वो आगे मामला चलाए हैं और कल आपने देखा क्लिप्स देखे होंगे, काफी ज्यादा जो है वो गर्मा गर्मी भी रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनके और हामिद खान साहब के बीच में। तो अब जो है वो हालात कुछ डिफरेंट हैं। तो अब जो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे काम की क्या चीज़ है, तो वो ये है कि अगर यहाँ पे पार्टीज को सीट्स मिलती हैं तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो अब देखिए ये जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं वो ये हैं हमारे पास, अब जो एक्सपेक्टेड हैं वो ये हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये नया जो है उनका टोटल हो जाएगा। तो पीएमएलएन जो है वो 110 सीट्स अभी हैं, अब 15 जो है मजीद मिलने के चांसेस हैं तो 125 हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी 70 सीट्स हैं, 4 यहाँ पे मजीद मिलेंगी तो 74 हो जाएंगी। अदर्स जो है 34 है, 34 ही फिलहाल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि टोटल जो है ये 19 सीट्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी इन दोनों पार्टीज की। इसी तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 88 है तो फिलहाल 88 रहेगा, उसके पास कोई फायदा नहीं है। जेयूएफ जो है वो 8 है तो उनको जो है 3+ हो जाएंगे तो 11 जो है वो उनको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो है इन पार्टियों को काफी ज्यादा फायदा हो गया। तो ये जो है नई अब नंबर स्कीम हम देखेंगे असेंबली के अंदर। ठीक है, अब बेसिकली अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं जो रिजर्व सीट्स का जो केस है, तो देखिए ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। क्योंकि जब सुन्नी इत्तेहाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जब जुलाई में जो है वो फैसला दिया था कि भाई आप जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है सीट्स दे दें, तो उस टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन है उसने डिनाई कर दिया था इस फैसले को। ठीक है, तो उसके ऊपर ये केस लगा हुआ था।
तो जो यहाँ पे जो वुमेन्स की सीट्स हैं और माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, ठीक है, बेसिकली यानी कि जो सीट्स हैं वो माइनॉरिटीज़ की हैं और ख़वातीन को जो मिलेंगी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली दोनों के अंदर ये मिलेंगी 2024 के इलेक्शंस के बाद, जो कि रिजर्व सीट्स होती हैं कि भाई जो पार्टी जीतती है उसके हिसाब से कि भाई अब जो पार्टी जीती है उसको उस हिसाब से सीट्स मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 84 जो है वो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं बेसिकली। अगर हम ये देखते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो इन्हें मिलेंगी, यानी कि जो पीटीआई फिलहाल बनी हुई है तो उसको मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ने डिनाई किया था जो जुलाई का फैसला था उसको कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ठीक है, ये गलत फैसला है। तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, कहा गया जी क्योंकि उन्होंने सबमिट जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं करवाए अपने कैंडिडेट्स के जनवरी 24 तक 2025 तक, यानी कि तो इसलिए जो है हम उनको सीट्स नहीं दे रहे। तो इसी के ऊपर फिर ये सारे का सारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया। तो अब लीगल आर्गुमेंट्स की बात करें या जुडिशियल प्रोसेसिंग की प्रोसीजर की बात करें, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो एक साइड पे खड़ी थी और वो ये कह रही थी कि सीट्स हमें मिलनी चाहिए। जबकि हमने देखा कि जो ईसीपी का फैसला है या जो चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने बल्ले का निशान लिया, तो कहा यह जा रहा था कि सारा सिलसिला वहां से शुरू हुआ कि आपने बल्ले का निशान लिया, कैंडिडेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए, उसके बाद फिर जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना था, तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, लेकिन वो थे तो पीटीआई के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फिर जो है वो आपको सीट्स भी उन्हें देनी चाहिए, तो ये कहा गया, ठीक है। तो जो जुलाई का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसने कह दिया था कि भाई ये इन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन बाद में फिर आपने देखा रात के फैसले में जो वर्डिक्ट है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे में इमरान खान को जो है वो काफी ज्यादा लॉस हो गया। तो 2025 का जो रिव्यू था उसके अंदर अगर हम देख रहे हैं तो अभी सारी सीट्स जो है जी उनको मिल चुकी हैं, यानी कि जो पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है और जो यूएफ है, इनको ये सारी की सारी सीट्स मिलेंगी। तो ये जो है ये इसको जो अदालती फैसले हैं, ठीक है, उसमें अब अपोजिशन के भी बहुत सारे लोग और गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग जो है वो इसको ये समझ रहे हैं कि ये फैसला गलत है, ठीक है। अब वो समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई कि ये जो सियासत है इसमें जो है ना हम ये देख रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो चुकी है और अब चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो कंट्रोल की तरफ जाएँगी और मज़ीद हालात ख़राब होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अब गिलगित-बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित-बल्तिस्तान ने जो है जी उसकी असेंबली ने बजट पास कर दिया 148.63 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है, सॉरी बिलियन रुपीज़ का, यानी 148.63 अरब रुपए का बजट जो है वो पास हुआ है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो 88.19 बिलियन जो है वो एलोकेट हुआ है नॉन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और 37 बिलियन जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो हुआ है। 10% जो है उन्होंने भी सैलरीज इंक्रीज की हैं। 11 बिलियन डॉलर जो है उन्होंने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए रखे हैं। 4 बिलियन डॉलर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम के लिए रखे हैं, ठीक है। और ये कहा जा रहा है पोजीशन की तरफ से कि भाई ये फेवरेटिज्म दिया जा रहा है कुछ रीजन्स को और कुछ इंडिविजुअल्स को, ताकि हुकूमत जो है वहाँ पे स्ट्रांग हो सके, और ये एंटी पीपल बजट है। जबकि दूसरी तरफ से हुकूमत जो है वो ये कह रही है जीबी की कि भाई ये प्रो पीपल है और आवाम के लिए बजट बनाया गया। तो ये तो खैर हमारे यहाँ हमेशा ही होता है कि अपोजिशन जो है वो एंटी पीपल को समझती है बजट को, और हुकूमत से समझती है कि ये दूध और शहद की नहरें हैं। तो बेसिकली आपको जो है वो ये फिगर दिमाग में रखना है अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के हवाले से, तो आपको पता हो कि भाई 148.63 बिलियन का बजट जो है वो पास हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, जो डार साहब है उन्होंने रूल आउट कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड नहीं ज्वाइन कर रहा। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो स्पेकुलेशंस थी, ठीक है, स्टीव विटकॉफ साहब जो है वो ये कह रहे थे कि भाई जो इब्राहिम अकॉर्ड है इसमें कुछ नए ममालिक भी जो है वो शामिल होने लगे हैं। तो जिसका सबसे बड़ा जो इशारा था वो यही लग रहा था शायद पाकिस्तान जो है वो इसको ज्वाइन कर ले। आपने देखा था कि लास्ट टाइम जो है वासिम मुनीर साहब की मुलाकात भी हुई ट्रम्प साहब से 2 ढाई घंटे की, तो शायद ये कहा जा रहा था कि वहां पे बातचीत हुई होगी। तो इसको उन्होंने जो है कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उन्होंने कहा जी कैटेगोरिकली जो है इनकार कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो यूएस बैक इब्राहिम अकॉर्ड में हिस्सेदार नहीं बन रहा, और हम जो है इस बात पे क्लियर है कि जब तक टू स्टेट सोल्यूशन नहीं आता, वो भी 1967 की पोजीशन पे, यानी टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई जब तक वो फलस्तीन को नहीं मानेंगे तो हम जाहिर बात है इसराइल को नहीं मानेंगे, लेकिन फलस्तीन का मुल्क वो बना दें एक, और दूसरा वो उन पोजीशंस पे बनाए जो 1967 से पहले थी, यानी कि ईस्ट जेरूशलम जो है, ठीक है, बैतुल कुद्स जो है उसको कैपिटल जो है वो बनाया जा सके, ठीक है, ये बनाया जाए। तो ये कहा गया कि भाई जो स्टीव विटकॉफ साहब है अगर उन्होंने इस तरह की बात की भी है कि कुछ नए ममालिक जो है ज्वाइन करेंगे, तो उसमें कम से कम हम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि शायद वो सऊदी अरब हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वैसे तो सऊदी अरब भी इस टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड उसी की हो रही है कि उसको होना चाहिए, उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल होगी। तो अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। दूसरा, क्योंकि हुकूमत को इस टाइम पे वैसे भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है नोबेल पीस प्राइज आपने क्यों ट्रम्प को नॉमिनेट किया, जबकि ये कह रहे हैं हमने ईरान पे हमले से पहले नॉमिनेट किया था। तो एक्चुअली में अब ईरान पे हमले से पहले कौन से अच्छे हालात थे कि 54,000 लोग जो शहीद हो चुके हैं गजा के अंदर, तो आप
को पता है कि भाई ज़ाहिर-सी बात है वो 11 बार से ज़्यादा वीटो किया। किसने वीटो किया? यूएस ने किया। तो यूएस तो सबसे बड़ा अमन का दुश्मन है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपको उसने पहले नॉमिनेट कर दिया? तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेसिकली सिंपल सी बात यही है, ठीक है? एक जो डिज़र्व नहीं करते, लेकिन क्योंकि आज नेशनल इंटरेस्ट वो सबसे प्राइम है, तो फिर हमारे पॉलिसी मेकर्स को शायद यही इम्पोर्टेंट लगा होगा, ठीक है? अच्छा, ये वो पिक्चर है जी जिसने काफ़ी ज़्यादा वो इंडिया के अंदर धुएँ निकाले हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये चाइनीज़ हैं, ठीक है? तो इनकी मीटिंग वो ये ट्रायल लिटिल मीटिंग बेसिकली वो लास्ट मंथ में हुई थी। तो न्यू दिल्ली से जब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम वो कोई ज़्यादा खुश इससे नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि अब अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना एक होते हैं, तो एक्चुअली में इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया बीच में बेचारा उसको काउंटर करना वो आसान होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले अफ़गानिस्तान उनके पास था, तो पाकिस्तान के ये हालात बने हुए थे, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर ये ट्रायल लिटिल समिट बनता है, तो जो इंडिया है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया उसने खुल के तो खैर नहीं कहा, लेकिन उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ है, जो उसने प्रेस ब्रीफिंग दी है, कि ये जो ट्रायल लिटिल मीटिंग थी, जो पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और चाइना की वो हुई थी लास्ट मंथ के अंदर, ठीक है? और इसमें वो ट्रेड के ऊपर बातचीत की गई, मैरीटाइम अफेयर्स के ऊपर की गई, हेल्थ के ऊपर की गई है और एनवायरनमेंट के ऊपर की गई है। तो इससे वो इंडिया बिल्कुल खुश नहीं है, और वो बांग्लादेश को और पाकिस्तान को चाइना के साथ एक साथ एके में वो नहीं देखना चाहते। ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए ये एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे वो देखेंगे, क्योंकि जब से जो नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस साहब की बांग्लादेश के अंदर, तो वहाँ पे भी चीज़ें बदल गई हैं, और वहाँ पे जैसे उन्होंने शेख मुजीब उसकी पिक्चर हटा दी अपने फ़ोटो से, तो वो तमाम के तमाम चाहने वाले जो बेसिकली इंडियन वो लॉबी का हिस्सा थे और इंडिया की सपोर्ट से ही बांग्लादेश बनाया था, तो वो सब के सब परेशान हैं, क्योंकि अब मोहम्मद यूनुस साहब तो इंडिया को ज़्यादा घास नहीं डाल रहे, ठीक है? तो इसलिए अब उनको परेशानी है कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, चाइना के साथ मिलके, तो एक्चुअली में इंडिया वो यहाँ पे काबू में आ जाएगा। तो ये उसके अगेंस्ट में एक इत्तेहाद बनता है वो देख रहा है, इस वजह से उसको परेशानी वो ज़्यादा है, ठीक है? लास्ट पे हम बात करते हैं जी, जो ट्रम्प साहब हैं, वो दोबारा से उन्होंने खमेनी साहब के ऊपर वो अटैक किया है और कहा है कि भाई हम बॉम्ब मारेंगे ईरान के ऊपर अगर उन्होंने न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ दोबारा से रीस्टार्ट की। यानी इतना ज़्यादा वो खौफज़दा हैं और अभी भी उन्हें सुकून नहीं है, ठीक है? तो अब वो क्या कह रहे हैं जी, प्रेज़िडेंट ट्रम्प साहब वो कह रहे हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, हम तो उन्हें समझा चुके हैं, ठीक है? तो अभी जो रिसेंट है, हम उन्हें अटैक भी कर सकते थे, लेकिन हमने उन्हें अटैक नहीं किया, जो कि हम कल देख चुके हैं कि जो इज़राइल की न्यूज़पेपर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम उन्हें अटैक करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड नीचे चले गए। सो इसका मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड नीचे ना जाते, तो उन्हें अटैक कर देते। तो ये कहना कि ट्रम्प ने मना कर दिया था, ये बात गलत है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो आयतुल्लाह खमेनी साहब हैं, उन्होंने विक्ट्री क्लेम की है। इससे 2 दिन पहले वो नेतन्याहू विक्ट्री क्लेम कर चुका। तो वहाँ पे अमेरिका को कोई आग नहीं लगी, भाई तुम तीसरी जगह हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो वो कह रहे हैं भाई जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, उसके अंदर जो ईरान उसके ऊपर हमने बॉम्बिंग की है, इतनी तबाही की, तो वो कैसे क्लेम कर सकता है? यानी उनको इस बात की भी तकलीफ है कि विक्ट्री क्यों क्लेम कर रहा है, ठीक है? तो कह रहे हैं अगर दोबारा से उन्होंने अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ जारी रखी, ट्रुथ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया है, तो हम क्या करेंगे जी, हम इसके बाद बॉम्ब इनके ऊपर फेंकेंगे। यानी आप देख लें कि वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं हम ना, अब पहले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो खमेनी साहब हैं, वो मज़ीद चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि भाई खमेनी साहब का जो एंगर है, उनकी जो नफ़रत है, और वो जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें अब बता रही हैं कि हम क्या करेंगे, हम उनके ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ भी लगाएँगे। और क्योंकि ईरान ने आईएईए को भी मना कर दिया कि भाई वो अपनी सस्पेंशन नहीं करवाएगा अपनी साइट्स की, तो इससे मज़ीद खतरे पैदा हो रहे हैं। तो इस वजह से ट्रम्प साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि भाई आप एक तो विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं, दूसरा आप अगर ये कह रहे हैं कि आप दोबारा से बनाएँगे, तो ये अच्छा नहीं होगा। जबकि ये पिक्चर देखिए कि हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे जमा हुए में हैं, और ये एक इज्तिमाई जनाज़ा पढ़ाया जा रहा है, जो 20 लोग या 20 30 के करीब उनकी टॉप लीडरशिप साइंटिस्ट और मिलिट्री की लीडरशिप शहीद हुई है, तो उसका जनाज़ा सैटरडे को आज पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? इससे पहले अगर हम ये देखते हैं, तो जो आयतुल्लाह अली खमेनी साहब हैं, वो क्लेम कर चुके हैं कि जो यूएस है, वो बहुत बढ़ा-चढ़ा के एक्ज़ैजरेट कर रहा है, बढ़ा के बता रहा है कि भाई उसकी जो ईरान के ऊपर हुई हैं स्ट्राइक्स, उसने बहुत ज़्यादा तबाही कर दी है। हालाँकि ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ हफ्तों के अंदर वापस आ जाएँगे, और एक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वो भी यही कह रही है कि ईरान वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 माह के अंदर वापस आ जाएगा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होने लगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी वो अली खमेनी साहब भी ये कह रहे हैं कि भाई विक्ट्री हमारी हुई है,
ठीक है, इस 12 दिन की वॉर के अंदर, और हमने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। तो ये पहली बार ये टेलीविज़न के ऊपर आए हैं जब से ये वॉर ख़त्म हुई है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों साइड से दोबारा से, एक साइड से यानी ईरान की साइड से वही जज़्बा है कि भई हम बनाएँगे, अब तो उनका खौफ भी ख़त्म हो गया, तो वो कह रहे हैं हम मज़ीद आगे चलेंगे, जबकि अमेरिका वही कह रहा है कि भई अगर बनाओगे तो हम फिर मारेंगे। तो या तो फिर ये पॉलिटिकल बयानबाज़ी दोनों साइड से हो सकती है, लेकिन अब देखते हैं क्या आगे होता है, क्या ईरान फिर से बनाता है और फिर से वो रिस्क ले सकता है, फिर से जो है टॉप लेवल के लोगों को असैसिनेट करने का, क्योंकि ईरान के अंदर इस टाइम पे जो है वो बड़े पैमाने पे ऑपरेशन चल रहा है, और मोसाद के जितने लोग भी थे उनको पकड़ा जा रहा है, जो कि अंदर से ही सपोर्ट कर रहे थे, इन गद्दारों को पकड़-पकड़ के टाँगा जा रहा है, ठीक है? तो ये जो है हमारे पास आज के करंट अफेयर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।